नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय की गद्य 6 मेरी बीमारी सामान्य ली भाग 2 આપણે અહીંયા જોઈશું। આગળના ભાગમાં આપણે હરિવંશરાય બચ્ચનના બીમારી બુખાર ના જે વિચારો તેમના પોતાના એ આપણે જોયા। આત્મકથા છે એમની આત્મકથામાં એમને પોતાના વિષયની બધી માહિતી આપેલી છે। जिस प्रकार से विश्राम तिवारी कहते थे कि मार के पीछे भूत भागे, तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर मार के पीछे भूत भागे तो काम के पीछे बुखार भागे। जो मारवाथी अक्कल ठेकाणे આવી જતી હોય તો કામ કરવાથી તાવ પણ જતો રહે। એટલે તાવના સમયમાં કે બીમારીના સમયમાં પથારીમાં પડી રહેવું જોઈએ નહીં। यह बुखार मामूली न था। लेखक कहते हैं कि इस बार मुझे जो बुखार आया वो मामूली नहीं था। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बहुत भागे। ये उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग करके उन्होंने सिद्ध किया था। लेकिन इस बार जो बुखार आया वो ऐसा कोई बुखार नहीं था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोरना मतलब हिला देना, हिला कर रख देना। झकझोरना, हिला देना। हिला देना। लेखक कहते हैं कि इस बार जो मुझे बुखार आया वो उस बुखार में पिछले 9 महीनों से वो बुखार था और मुझे उस बुखार ने हिला कर रख दिया। वो ऐसा बुखार है जो तूफान आने से पहले जो शांति छा जाती है उसी प्रकार का एक ऐसा बुखार था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया। बुखार तो शांत हुआ, लेकिन उस बुखार ने जो लेखक को झटका दिया वो एक विनाशकारी झटका, उनके जीवन को पूरा हिला कर रख दिया। ऐसा झटका उस बुखार ने लेखक को दिया। स्कूल बंद था, पिछले 9 महीने से बीमार थे। स्कूल में जाते थे, लेकिन स्कूल में जाना इस बीमारी के कारण बंद हो गया। ट्यूशन पर मैं जाता था। लेकिन इस बुखार में भी ट्यूशन पढ़ाते थे। क्यों पढ़ाते थे? तो कहते हैं उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। बीमारी में भी वो काम करते थे, क्योंकि बीमारी में काम करने से उनकी आमदनी चालू रहेगी। अगर काम नहीं करेंगे तो जो उनकी आमदनी है, जो उनकी आय है, वो खत्म हो जाएगी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। लेखक थे, किताब लिखते थे, किताबों की बिक्री होती थी, लेकिन वो भी अभी नियमित रूप से नहीं काम हो रहा है। कर्ज सिर पर चढ़े थे। कर्ज माने किसी से उधार लिया हुआ जो पैसा होता है उसे हम कर्ज कहते हैं। कोई पासे कहीं आपने रुपया पैसा लीधा हो इन्हें कर्ज એટલે દેવું। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर कि माथा ऊपर सिर पर उनको कर्ज था, माथा पर देવું હતું। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, और ऐसा करते करते जुलाई महीना आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न हो। कहते हैं अब हालात ऐसे हो गए, एक तरफ बुखार है, अब ट्यूशन जाना बंद हो गया, जिससे के कारण ट्यूशन की जो आमदनी थी वो भी समाप्त हो गई। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 से 102 डिग्री टेम्परेचर उनका रहता था। बुखार भी ऐसा कि दिन में बुखार नहीं आता था,
101, 102, इस प्रकार से उनका जो टेम्परेचर है शरीर का, वो तापमान उनका बढ़ता रहता था। कमजोरी जो है दिन ब दिन शरीर में आने लगी और इसके साथ साथ धीमे धीमे खांसी भी उनको शुरू हो गई। दवा, शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। दवा बाटू अगर दवा को जो दवा बेचता है, दवा की बिक्री करने वाला दवा बाटू होम्योपैथ, ये जो दवा बांटता था वो दवा ले रहे थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। लेखक सोचते थे इस प्रकार लंबे समय तक का बुखार, धीमी धीमी खांसी, तो लेखक सोचने लगते थे क्या शायद मुझे तपेदिक माने क्षय, टीबी, मुझे क्षय हो गया है, तपेदिक हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। लेकिन पता है कि अगर मुझे तपेदिक या क्षय है तो इसका इलाज जो अंग्रेजी जो दवाइयां हैं वो दवाइयां लेना उनकी बूते से बाहर है। बूते से बाहर है मतलब उनकी वो हैसियत नहीं थी कि अंग्रेजी दवा ले, क्योंकि अंग्रेजी जो दवाइयां हैं वो महंगी होती हैं। स्कूल जाना बंद हो गया, ट्यूशन जाना बंद हो गया, आमदनी जो आती थी वो भी खत्म हो गई, बंद हो गई। अब इस प्रकार की महंगी दवाएं लाकर, सर पर कर्ज था, बोझ था, तो ऐसी महंगी जो दवाइयां हैं वो कैसे लाए। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी। लेखक कहते हैं कि शायद मेरे मुंह से उस दिन जो शब्द निकले, शायद सरस्वती माता मेरी जीवा पर बैठे, सरस्वती माता जीव पर बैठा है, मुखमा जी कोई शब्दों सरी पड़े, इमना मोमा जी शब्दों सरी पड़ा। जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, पत्नी बीमार रहती थी, इसलिए लेखक कहते हैं कि शायद मेरी पत्नी जो बीमार है उसकी ये बीमारी शायद मैं ले रहा हूँ। उसके उनके मन से ऐसे विचार अपनी जीवा के रूप में जीवा से बाहर निकल जाते हैं। बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए सर श्यामा स्वस्थ है। लेखक की जो पत्नी है श्यामा, हरिवंश राय बच्चन की, तो बैठी है तो कितनी अच्छी लगती है। शायद मैं बीमार हूं इसलिए वो स्वस्थ है, ऐसा लेखक सोचते हैं। जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, उसको भी ज्वर मतलब बुखार, पिछले 6 महीनों से उसको भी बुखार था, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो उसको कोई बीमारी ही ना हो। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। लेखक कहते हैं श्यामा बाहर से भले इतनी स्वस्थ लगती है, लेकिन मेरी जो बीमारी है वो बीमारी शायद उसे अंदर से भीतर से उसको धीरे धीरे खोखला बना रही है। पति की बीमारी की चिंता उसे लगातार सताती है, फिर भी वो अपने मुंह पर ऐसे भाव कभी आने नहीं देती। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया। ऐसा लगता था कि मैं उसकी पत्नी ने, श्यामा ने अपने दृढ़ इच्छा पर मतलब दृढ़ मनोबल से अपने आप पर काबू पा लिया था कि अपनी बीमारी बाहर किसी को न दिखाई दे। वह भी कहीं मेरी चिंता का कारण न बने। लेकिन श्यामा कहते हैं कि मेरी शायद मैं अगर चिंता करूँ तो मेरी चिंता के कारण और भी बीमार ना हो जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को भी पता नहीं था, पत्नी के अलावा किसी को पता नहीं था कि लेखक इस प्रकार कितने बीमार हो गए हैं, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता हूँ। लेखक कहते हैं इतनी बीमारी में भी मैं अपने जो सामान्य काम है, रोजमर्रा जो काम आता है, वो काम ऐसे ही चालू रखता था, करते रहते थे। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले होते थे। वैसे गर्मी के मौसम में हर व्यक्ति के शरीर पर इसका प्रभाव होता है गर्मी का, और थोड़ा दुबला पतला तो हो ही जाता
उनसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। श्यामा ने लेखक से कहा, हरिवंश राय से कहा, अपने पति से कहा कि आप डॉक्टर मुखर्जी के पास जाइए और अपने शरीर का जो परीक्षण है वो कराइए। मैं टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मा सुना, लेकिन मैं टाल मटोल किया, यानी कि बात को सुना अनसुना कर दिया। आखिर पत्नी है, उसने फिर ब्रह्मास्त्र चला। ब्रह्मास्त्र का मतलब एक ऐसा अचूक हथियार जो सही निशाने पर लगता है। मैं जब तक अपने डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगे। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। लेखक की पत्नी ने जब कहा कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, मतलब लेखक को अब लगने लगा कि तो ब्रह्मास्त्र जैसा हो गया। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये खाना नहीं खाएंगे, अगर ये खाना तो ये भी बीमार हो जाएंगे। तो आखिर उनकी बात को मानना ही था। अस्त्र और शस्त्र, मित्रों ये दो शब्द हैं, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र मतलब हाथ में पकड़कर एक हमला करने का एक हथियार है। शस्त्र जैसे तलवार है, अस्त्र फेंककर जैसे भाला है, बर्छी है, ये सब अस्त्र है जो फेंककर दुश्मन पर हमला किया जाता है। यहाँ ब्रह्मास्त्र है, ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंका कि सीधा लेखक के हृदय को चोट पहुंचती है। वो समझ जाते हैं कि अब तो ये करना ही पड़ेगा और डॉक्टर को बताना पड़ेगा। मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण। मुखर्जी ने देखा तो उनको भी, डॉक्टर को लगा कि उनको शायद क्षय रोग लागू हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया। नुस्खा मतलब हकीम द्वारा जो इलाज बताया जाता है बीमारी का, उसे नुस्खा कहते हैं। और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। पूरी तरह चिंता मुक्त होकर आप आराम कीजिए, किसी प्रकार की चिंता न करें। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, क्या मेरी विदा का समय आ गया। लेखक को लगता है कि काम काज ये बिना पड़े रहना ये तो उनसे होगा नहीं। समझता है कि अब लेखक वाइफ ने ऐसा कहा है तो ऐसा लगता है कि मेरी विदा का समय आ गया है, शायद मेरी मौत मेरे नजदीक आ रही है। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था इस दुनिया में? मैं आया था इतने दिन रहने के लिए आया था, इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम और संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। लेखक अपने हम से कहते हैं कि इतना दुख सहने के लिए, इतने संकट उठाने के लिए, क्या इतने ही दिन के लिए मैं इस धरती पर मेरा जन्म हुआ था? स्वागत के साथ ही विदा की होती देखी तैयारी। स्वागत हुआ और तुरंत विदा की तैयारी होने लगी। बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन की जो मधुशाला है वो खुलते ही अब बंद होने लगी। क्या मैंने अपने भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? लेखक अपने आप से ये बातें करता है कि अपने अंत की भविष्यवाणी जो है मैंने पहले से स्वयं तय कर ली। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था श्यामा के भाग्य में वैधव्य नहीं। सबसे जो हृदय को दुख पहुंचाने वाला कोई प्रश्न था उनके हृदय में, तो वो था मेरी मौत के बाद मेरी पत्नी श्यामा वो विधवा हो जाएगी। क्या उसके भाग्य में विधवा होना लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं लगता था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। लेखक कहते हैं मौत का डर नहीं है, मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन मरने से पहले जीने का जो समय है, जब इंसान को इस बात का पता लग जाता कि अब वह बीमार से उठ नहीं पाएंगे, मौत उसके सामने खड़ी है, तो जब तक मौत नहीं आती, जब मौत तय हो गई है, तो ये जानने के बाद जब तक जिंदगी रही है उसके बीच का जो समय है वो बड़ा कठिन होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मरने से पहले जीना बड़ा कठिन होने लगता है। पूरे आराम के अर्थ में अर्थ होगा ट्यूशन छोड़ दो, स्कूल से छुट्टी ले लो। आराम करने का मतलब है
स्कूल बंद में जाना बंद, ट्यूशन करना बंद, स्कूल से छुट्टी ले लेना, और ज़्यादा लोग छुट्टियाँ तो बगैर तनख्वाह के छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर मैं आराम करूँगा तो खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चल रहा। शालिग्राम लेखक का छोटा भाई है, उसकी तनख्वाह बहुत कम है और उसकी तनख्वाह से एक घर का खर्च नहीं चल सकता। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर देने की स्थिति, अगर कल उनकी बदली हो जाती है तो वो उस स्थिति में नहीं रहेंगे कि घर पे भी एक पैसा भी वो दे सके। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित कर्ज अदा करने को कम नहीं है। लेकिन कहते हैं सर पर कर्ज लगा हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है। किताबें बिकती नहीं है और बिकती हैं तो बहुत कम, जिससे घर का खर्च नहीं निकलता है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया, उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकता। श्यामा ने जब सुना कि इनकी बीमारी इस प्रकार की गंभीर है तो वो अपने आप को संभाल लेती हैं, दृढ़ बन जाती हैं और वह अपना कांपना कहते हैं कि सहन नहीं कर सकूंगा। लेकिन कहते हैं कि पत्नी का कांपना डरना वो सहन नहीं कर पाएंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को लखवा समझ। जब माता पिता को पता चला कि लेखक को तपेदिक की बीमारी है तो वो भी चिंतित हो जाते हैं। पिताजी धैर्यवान थे, उन्होंने कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। उनके पिताजी ने कह दिया कि चिंता मत करो, जरूरत पड़े तो अपना जो घर है वो बेच देंगे और फिर भी आपका इलाज जरूर कराएंगे। यहाँ पर हम भाग 2 जो है पूरा करते हैं, भाग 3 में आगे हम इसको बढ़ाएंगे।